हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, क्या आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पर आपके महाराष्ट्र बोर्ड, एनसीईआरटी, नीट, एमएसटी, सीईटी की तैयारी एक ही जगह पर हो जाए, वो भी 100% फ्री में? तो आइए इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़िए, टॉप टीचर्स से पढ़िए, वो भी 100% फ्री क्लासेस में। हमारा नून एकेडमी आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर के आया है जिस पे आपको 100% फ्री में सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हाईएस्ट क्वालिटी की नोट्स मिलेंगी, आपको बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आप अपने दोस्तों के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, टीचर्स के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट फ्रेंडली टीचर्स के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। नून एकेडमी का इंटरफेस, ऐप का इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का इंटरफेस होता है, तो आपको उसको यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए वो इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होगा। तो आइए हमारे साथ में नून एकेडमी पर हमें ज्वाइन करिए और इंडिया के बेस्ट टीचर्स से बेस्ट कोर्सेज की तैयारी करिए। ओके, थैंक यू। नून एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए, क्या पढ़े थे हम लोग? क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लो, तो अब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करना है अपने को? इलस्ट्रेशन स्टार्ट करना है आज, ठीक है। तो सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन हमारा है वो क्या कहता है? 10⁻12 अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है, ठीक है ना। मतलब हीलियम में से क्या कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? वो अल्फ़ा पार्टिकल बन जाएगा। फॉल्स पर सेकेंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। एक न्यूट्रल स्फीयर पे 10⁻12 अल्फ़ा पार्टिकल आकर के गिर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या? कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाय 2 माइक्रोकूलम। कितने टाइम में स्फीयर का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलम। कैसे करेंगे बोलो? क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? वो वहाँ से डस्टर ले लो। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन कंडीशन लगेगी ना। क्या लगेगी बताओ? 1 सेकेंड में चार्ज आ कितना रहा है? 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये समझ आ रहा है? ऐसा है। एक अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज लेकर के आ रहा है? 2e का, +2 का चार्ज है ना, तो कितना चार्ज लेकर के आ रहा है? 2e का, है ना। चलो देखो, इसको समझने की कोशिश करो, ये हो क्या रहा है। तो 1 सेकेंड में 10⁻12 क्या आ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। एक अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज लेकर के आ रहा है? 2e का, +2 का चार्ज लेकर के आ रहा है। +2 मतलब 2e का चार्ज। तो 1 सेकेंड में चार्ज आ कितना रहा है? 2e का चार्ज आ रहा है। 1 सेकेंड में इतना चार्ज आ रहा है, समझ आया? ठीक। e मतलब कितना होता है? e का मतलब होता है 2 इंटू e रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझे? तो अपने को क्या करने का है बोलो? हाँ, 1 सेकेंड में सिर्फ 2e चार्ज नहीं आ रहा है, 10⁻12 इंटू 2e आ रहा है, ये समझा? ठीक है ना। और ये आएगा यहाँ पे भी 10⁻12, क्योंकि एक पार्टिकल इतना ला रहा है ना, तो 10⁻12 पार्टिकल आ रहे हैं, तो 10⁻12 इंटू 2e आएगा, तो 10⁻12 इंटू इतना आ रहा है। अब अपने को निकालना क्या है? 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज आ रहा है, तो 2 माइक्रो कूलम के लिए कितना सेकेंड लगेगा? यूनिटरी मेथड है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पे 2 माइक्रो कूलम क्या कर दो। समझ आया? ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में क्या हो रहा है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 7 -7 कूलम। 1 सेकेंड में इतना चार्ज आ रहा है। मेरे में जा रही बात? ठीक है ना। चलो, तो अपने को पूछता है कि 2 माइक्रो कूलम कितने सेकेंड में? तो 2 माइक्रो कूलम से दोनों साइड क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहने दो? 2 माइक्रो कूलम। यहाँ पर क्या आएगा? 2 माइक्रो कूलम। बोलो 2 इंटू, हाँ 2 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय क्या होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है ना। क्लियर हो गया? सॉल्व करो, इतने सेकेंड्स में 2 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। समझा? सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलिए, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है
नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जो है हम लोगों के पास, अच्छा ये क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट हमसे कहता है, नीचे नेक्स्ट पार्ट हमसे कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज एफ व्हेन दीज आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट. नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर्स each of radii 25 centimeter having the same charge as that of point charges. The distance between their centers is 1 meter. Then compare the force of repulsion in the two cases. क्या कहता है कि आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं. तो जो सेकेंड इलस्ट्रेशन है हमारा उसमें क्या कहता है कि आपके पास क्या है, दो चार्जेस है, एक चार्ज Q दूसरा चार्ज भी Q, दोनों में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का. तो दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है. ठीक, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं. अब अगर क्या कर दिया जाए, इन दो चार्जेस को स्फीयर से रिप्लेस कर दिया जाए, किससे रिप्लेस कर दिया जाए, स्फीयर से, तो इनका जो सेंटर्स का डिस्टेंस है ना वो तो उतना ही है. सेंटर्स में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर ही है. सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर. और रेडियस कितना है, रेडियस है 25 सेंटीमीटर. रेडियस है 25 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब क्या, अब बोलता है हाँ सेम चार्ज है दोनों पे, तो दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन को अपने को क्या करना है, इमेजिन कर, बताना है कि बढ़ेगा कम होगा क्या होगा. सेम चार्ज है तो या तो पॉजिटिव दे दो या तो नेगेटिव दे दो, मर्जी है. तो मैं पॉजिटिव दे देता हूँ, पॉजिटिव चार्जेस दे दिए मैंने. ठीक है. अब क्या, तो दोनों केसेस में फोर्स अपने को बताना है. तो इसमें तो फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय क्या होगा, R स्क्वायर होगा, ये फोर्स होगा. इसमें फोर्स क्या होगा, चार्ज तो उतना ही है, चार्ज उतना ही है ना, सेम चार्ज है. मतलब ये जो Q था उस पर यहाँ पर Q दिया, यहाँ पर भी Q दिया, मतलब ये Q इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये Q इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो फोर्स का क्या होगा. अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. होगा क्या यहाँ पर कि आपस में रिपल्शन होगा, इनमें सेम चार्जेस है, रिपल्शन होगा. रिपल्शन होने की वजह से होगा क्या, रिपल्शन होने की वजह से ये चार्जेस भाग करके इस साइड जमा होना शुरू हो जाएंगे. इधर पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी इससे इस साइड पे. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना. और ये भी रिपल होकर के कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे. ठीक है ना. तो इस साइड पे भी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गया. इससे क्या होता है, इससे ये हो जाता है कि यहाँ पर जो उसका, अब मुझे बताओ, एक साइड पे मास जो है ज़्यादा हो गया, एक साइड में मास ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी तरफ शिफ्ट होगी नहीं होगी. उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बुक में सेंटर ऑफ चार्ज बोला है, जबकि सेंटर ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता है. होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जब तक अर्थ के जितना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक दोनों के लिए सेम है. अर्थ के जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो दोनों के लिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगा. समझा, ठीक है ना. तो होता क्या है, होता ये है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये जो उसका पहले जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि एक साइड पे डेंसिटी बढ़ गई ना, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग. अगर क्या हो जाएगा, एक साइड पे मास ज़्यादा हो गया तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है. यहाँ पर भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा. तो अब दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स क्या होगा, डन. यही है, समझा. ये लॉजिक है इसके पीछे कि उतना ही चार्ज, पहले उतना ही डिस्टेंस था, लेकिन ये स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से अब वो क्या करेंगे, दूर जा पा रहे हैं. अब बोलेंगे वो नहीं जा सकते थे क्या, उधर पे कीला ठोक के रखा है उनको. समझ आ गया क्या किया है, कीला ठोक के चार्ज को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है. इस वजह से दूर नहीं जा सकते, वरना तो रिपल कर रहे हैं, भागेंगे दूर वो. समझ आई बात, ठीक है ना. ऐसा है. तो यहाँ पर ये चल सकते थे, कंडक्टिंग स्फीयर था तो चल करके जा सकते थे, तो वहाँ पर जा करके वो इधर पे डेंसिटी बढ़ा देंगे. तो ये लॉजिक है इसके पीछे. ठीक, चलो अगला सवाल. फॉर अ सिस्टम शोन इन द फिगर फाइंड Q फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0. ठीक है, चलो भाई ये बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, समझ गए ना, बुक में है वैसे भी. ठीक, चलो अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल कहता क्या है,
तो अगला सवाल कहता है फॉर द सिस्टम शो इन द फिगर फाइंड कैपिटल क्यू फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0। तो तीसरा इलस्ट्रेशन हमारा कहता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे ये ऐसा है, ठीक है ना। तो ये स्मॉल क्यू, स्मॉल कैपिटल क्यू, यहाँ पर स्मॉल क्यू और यहाँ पर क्या है कैपिटल क्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको बोलता है कि कैपिटल क्यू का वो वैल्यू फाइंड आउट करो कि स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 हो जाए। कैपिटल क्यू का वो वैल्यू फाइंड आउट करो कि उसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या हो जाए, इस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। कैसे होगा ये? चार्ज भी नहीं बताया है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उसका नेचर नहीं बताया, मतलब नेचर नहीं बताया, पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, नेचर नहीं पता। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है, सेम है ना, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, सेम नेचर का है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो होगा क्या, होगा क्या, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, है ना, मैंने बोला था ना, उसी लाइन के अलॉन्ग रिपल करता है, सेंट्रल फोर्स है ये, है ना। तो इस वजह से ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये तो हो गया फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू, ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू। और ये भी इसको क्या करेगा, तो नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, ये दोनों अपना रिजल्टेंट देंगे और इसके साथ में फिर ये रिजल्टेंट और इसका एक और रिजल्टेंट बनेगा, तो ये तो मूव कर जाएगा, तो रिजल्टेंट तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सब सेम नेचर के नहीं हो सकते, यानी दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब एक को नेगेटिव ले लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लेंगे तो क्या होगा, एक को नेगेटिव ले लेंगे, यानी फॉर एग्जांपल इसको नेगेटिव ले लेते हैं। अगर इसको पहले ये वाला केस है फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में ऑल पॉजिटिव या ऑल ऑफ सेम नेचर, ऑल ऑफ सेम नेचर इजंट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये सोचना पड़ेगा आपको कि सभी का पॉजिटिव नेचर पॉसिबल है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपको नेचर नहीं दिया है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी देखो इसकी, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, वैसे नीट के पेपर में इतना सोचने को नहीं देते, इतना टाइम ही नहीं होता, 1 मिनट में क्या सोचोगे तुम, ठीक है ना, वो डायरेक्ट दे देंगे तुमको उठा के, ठीक। फिर भी अभी जैसे दिया है क्वेश्चन वैसे करा दूंगा। इसके बाद आगे, आगे क्या है, ये आपका क्या है प्लस, अब क्यू है, ये यहाँ स्मॉल क्यू है, यहाँ कैपिटल क्यू है और यहाँ स्मॉल क्यू है। अब एक का चार्ज, एक पे नेचर आप क्या ले लो पॉजिटिव और दूसरे पे क्या ले लो नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या था पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कंसिडर कर लो, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अपोजिट नेचर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों सब सेम नेचर के नहीं हो सकते। अब क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, और ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बनेगा, रिजल्टेंट ये फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू, ये भी क्या है फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू। ये इसको क्या करेगा, समझ आ रहा है, हो गया ना काम, है ना। एक तो इक्वल फोर्स हो गई, डिस्टेंस सेम है, चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कहाँ होगा, अलोंग दी बाइसेक्टर ही होगा। तो ये इसको क्या करेगा, फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू ये इधर लेके जाएगा, और ये क्या आएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। बात समझ आ रही, क्लियर हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, समझे, क्लियर हो गया। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस इन दोनों को इक्वेट कर देना है, समझे। जब रिजल्टेंट और ये फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एफ नेट इज इक्वल टू 0 ऑन स्मॉल क्यू, कंडीशन इज आर बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑन स्मॉल क्यू। आर बार किन का रिजल्टेंट है, इसका और इसका रिजल्टेंट है। क्या ये √2f क्यों आएगा, क्यों, 90 के एंगल पे दो फोर्सेस है, दोनों f है, समझे। रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, f² + f², तीसरा तो 0 होगा ना cos 90, तो क्या होगा 2f², तो √2f, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा √2fq, और ये तो सिर्फ क्या होगा fq लिख देते हैं उसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा, बताओ देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर √2 × fq मतलब क्या, ये वाला जो फोर्स लगा रहा था कौन, q, कैपिटल Q लगा रहा था। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, k q1q2/r², तो ये हो जाएगा k q1 q2 मतलब क्या होगा q, फिर क्या होगा स्मॉल q डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या बोला है, a बोला है डिस्टेंस, हाँ तो डिस्टेंस a बोला है,
तो ये जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला फोर्स कितना होगा बोलो, के Q1 कौन सा है स्मॉल क्यू, Q2 कौन सा है स्मॉल क्यू, समझ आ रहा है ठीक है ना, स्मॉल क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, ये a है ये भी a है, तो क्या होगा √2 है, कैसे आया पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या होगा √2 है, तो हो जाएगा √2a द होल स्क्वायर के Q1 Q2 बार स्क्वायर, के और के यहाँ से खत्म हो गया ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वो बचेगा यहाँ पर क्या सिर्फ 2, बाकी कैलकुलेशन कर लो तुम लोग अभी। चलो हाँ एक सेकेंड, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, क्लियर हो गया, कल के फॉर्मूले सब याद हो गए क्या, क्या क्या पढ़े थे याद है कुछ, बोलो क्या पढ़ा था चार्ज के बारे में, रिवीजन करो, घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे कोई मतलब थोड़ी है। चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज के कितने टाइप, 2 टाइप, कौन कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसा होता है स्केलर, उसके बाद क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी बताओ, कंजर्व्ड एडिटिव और क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन कंडीशन Q इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस एनी, उसके बाद कूलम्स लॉ क्या होता है F इज इक्वल्स टू K बाई Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उसके बाद क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज F अपॉन Q या फिर पॉइंट चार्ज के लिए KQ बाय R स्क्वायर, उसके बाद क्या पढ़ा था कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, 3 पॉइंट्स बोलो, आउटसाइड सरफेस इनसाइड क्या है KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर 0, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R कैपिटल R स्क्वायर और KQ स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब, समझे, स्मॉल r कैपिटल R ये बोलना है प्रॉपर्ली। इसके बाद क्या पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन लीनियर, अपने पास क्या है वायर है, स्ट्रेट वायर है, उस पर चार्जेस है, कितना होगा 2k लैम्बडा डिवाइड बाय r साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो 2k लैम्बडा डिवाइड बाय r। उसके बाद क्या पढ़ा था प्लेन शीट के लिए, कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सियल रिंग होगी उस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिंग है उसके एक्सियल पॉइंट पर अगर निकालना है तो क्या है के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय द होल रेस टू 3/2, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद सेगमेंट ऑफ अ रिंग के लिए पढ़ा था, क्या था वो 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद क्या पढ़ा था नल पॉइंट वाला फॉर्मूला बता दिया था आपको मैंने, वैसे फॉर्मूला ज़्यादा काम नहीं आएगा, अभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट काम आएगा, फॉर्मूला भी याद कर लो तो बेहतर है। क्या है फॉर्मूला नल पॉइंट का, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ Q1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ Q2 इंटू आर, ठीक। कहाँ से डिस्टेंस मेजर्ड है Q1 से, कहाँ से Q1 बड़े वाले चार्ज से, ठीक है ना। चलो इक्विलिब्रियम वाला समझा चुका हूँ मैं कैसे उसको सॉल्व करना है। इसके बाद जो है आगे क्या पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, फ्लक्स के बारे में पढ़ा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E बार डॉट ए बार या E a cos थीटा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट डी ए बार। जो आपका फ्लक्स होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, कौन कौन सी चीज़ है, शेप एंड साइज ऑफ दी, हाँ आपका सरफेस, और उसके बाद आउटसाइड चार्जेस, इन पे डिपेंड नहीं करता। और क्या पढ़ा था इसके बाद गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम, कितना कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ई बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी ए बार। इसके बाद क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। उसके बाद दे स्टार्ट और एंड ऑन इन कंडक्टर नॉर्मली। उसके बाद इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और क्या पढ़ा था, और कोई पॉइंट रह गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाले पॉइंट्स रह गए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या किया अपन ने, बोलो, हाँ इसके बाद अपन ने किया एनर्जी डेंसिटी, वो क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया था। उसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क का डिफरेंस, समझे, वेरी गुड। देखो क्यों याद हो गया तुमको ये, क्योंकि डेली तुमको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये तुम्हारा काम है,
फिर बाकी टीचर क्यों नहीं करवाते हैं? इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, बार बार थोड़ी वही चीज़ पढ़ाएगा वो आके, समझे? मैं चाहता हूँ तुमको याद हो रहा है तो तुमको करवा रहा हूँ रिवाइज, बाकी टीचर नहीं करा रहा तो गलती थोड़ी है उनकी, फिर तुम्हारा काम है बार बार रिवाइज करना उसको। चलो जो भी है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है के क्यू बाय आर, और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है ना। उसके बाद नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या था, के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, और उसके बाद क्या है के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर क्यूब, इनसाइड वाला पॉइंट। सेगमेंट के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर या के लैम्बडा अल्फा, पोटेंशियल के अपॉन के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू हाफ। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है ना, बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 बाय आर, समझे? क्लियर हो गया? पोटेंशियल क्या है, लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्चुअली वहां तक लाने में जो एनर्जी खर्च हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो टॉर्क कितना लगेगा, P बार क्रॉस E बार यानी P sin थीटा। उसके बाद वर्क डन कितना होगा, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी माइनस P बार डॉट E बार, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी। यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो फोर्स 0 नहीं होगा, टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी। वो जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, P बार डॉट डी बार अपॉन डी आर, कल बता दिया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल एट एनी जनरल पोजीशन फॉर अ डाइपोल क्या है, Kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, Kp cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डन, और रिवाइज करो, याद हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, कौन सा है अभी, 4th क्वेश्चन है ना ये, हाँ। तो दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, कैपिटल Q, ठीक। उसके बाद फिक्स दैट डिस्टेंस 2 है, कितने डिस्टेंस पे रख दिया गया उनको, 2a के डिस्टेंस पे रख दिया गया। A third charge small q of mass small m is placed at the midpoint of the line joining the two charges. थर्ड चार्ज Q को मिड पॉइंट पे रख दिया गया, मतलब A पे रख दिया गया, A का डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज Q ये हो गया। अब जब Q बोल दिया मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। माइनस Q होता तो मतलब नेगेटिव होता तो माइनस Q बोलते हैं, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद जो है ऑल चार्जेस बीइंग रॉन्ग सेम साइन, बोला भी आगे सबके सब क्या साइन सेम है। इफ Q is slightly displaced from its position along the line and released, then determine its time period. सबसे पहले तो ये ऑसिलेट करेगा क्या, ऑसिलेट करेगा क्या, क्यों, सब पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला था, इक्वल चार्जेस है तो सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा, नल पॉइंट होगा, वो वाला पॉइंट काम आ गया। अब अगर आप इसको स्लाइटली फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करते हैं, कुछ x के डिस्टेंस से आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो होगा क्या, ये वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस बढ़ेगा और ये वाले चार्ज से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस यहाँ कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इधर का फोर्स कम होगा, उधर का फोर्स बढ़ेगा, वो उसको धक्का मारेगा, समझ आ गया। ये इसको धक्का मार के यहाँ भेजेगा, लेकिन अब उसके पास इनर्शिया है, वो मोशन में है ना, तो इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, और क्या होगा, ये इधर पे भाग जाएगा, इधर पे जाएगा, x तक ही जाएगा क्योंकि एनर्जी उतनी है ना, तो x तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेम वही कहानी यहाँ पर होगी, ये इसको धक्का मारेगा, समझे, और ये क्या शुरू कर देगा, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर SHM। लीनियर SHM परफॉर्म करना शुरू कर देगा। आपको क्या करना है, ये जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम पीरियड निकालना, समझे, इरोडोव का सवाल है ये, समझे। चलो भाई आ जाओ, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहले इसको सोचना पड़ेगा। शुरुआत में आपने इसको यहाँ पर भेजा ना, यहाँ से यहाँ तक भेजा, तो ये डिस्टेंस कितना था पहले बताओ मुझे, a था, ये आपने इसको और कितना भेजा, x डिस्टेंस भेजा, तो ये कितना बचेगा वो अब समझना पड़ेगा। इसके पास जब ये इधर पे है तो इधर पे मैंने इसको अभी रोक दिया है, इसको पकड़ लिया यहाँ पे भी, ठीक। अभी समझो उसको,
या फिर तुमने इसका फोटोग्राफ ले लिया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो इधर लग रहा है ये वाले चार्ज की वजह से, एक इधर लग रहा है ये वाले चार्ज की वजह से। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक। तो जो उस पे नेट फोर्स लग रहा है, जो उस पे नेट फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? एक लग रहा है F1, एक लग रहा है F2। तो F1 प्लस F2, समझे क्या? F1 प्लस F2 180 के एंगल पे, हाँ 180 के एंगल पे, एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है। अगर फोर्स के दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो ऐड कर दो, 180 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें सीधा क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? F1 माइनस F2 करना पड़ेगा। बात समझ आ रही? ठीक। F1 कितना होगा वो सोचना है। F1 मतलब इसकी वजह से फोर्स जो इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो F1 कितना होगा? तो फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय क्या होगा? A प्लस एक्स द होल स्क्वायर। क्यों? डिस्टेंस कितना था? A, x तुमने डिस्प्लेस किया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? K Q डिवाइड बाय क्या होगा? A माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये कितना होगा? ये A में से x को निकाल दो तो ये डिस्टेंस बचेगा, वो डिस्टेंस है। समझ आ गया? जो ये लगा रहा है F2 लगा रहा है। अब क्या करने का भाई? अब इसको सॉल्व करने का है, ठीक है ना। ये है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे SHM के। बताया था मैंने आपको, किसी भी फॉर्मेट से उसको जो फोर्स निकालना होता है, नेट फोर्स निकाल करके उससे क्या करो? माइनस KX के फॉर्मेट में ले आओ, फिर उससे K निकालो, K को m ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करो, उससे क्या निकालो? ओमेगा निकालो, ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा करके। ये इसका मतलब रोड मैप है क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। डेफिनेट बताओ क्या आएगा? K Q और इधर पे क्या होगा बताओ? A माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस A प्लस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा? A प्लस एक्स द होल स्क्वायर और A माइनस एक्स द होल स्क्वायर। समझे? ठीक है ना। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बुक में तो एक लाइन में दिया हुआ है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये, ठीक है। बोलो क्या होगा? A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर दे क्या? माइनस, यहाँ भी क्या होगा? माइनस डिवाइडेड बाय क्या होगा? इसको क्या कर लो, इसको तो पहले होल स्क्वायर पे लिख दो, फिर उसके बाद A प्लस एक्स A माइनस एक्स आ जाएगा, तो लिख दो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा। कितनों को बाउंसर गया? ये बाउंसर गया ना निदा? पक्का समझ में आया? अच्छा ठीक है ना। तो ये क्या किया मैंने? होल देखो दोनों पे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को बाहर ले लिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? A प्लस एक्स इंटू A माइनस एक्स, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, क्या होगा? A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलो इतना भी हो जाए तो हो जाए। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? माइनस 4AX आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइड बाय A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई अब जो है ये अपने को समझ आया है। ये क्वेश्चन में ना एक अजम्पशन लगेगा। क्या अजम्पशन है? ये अजम्पशन ये है कि जो आपने डिस्प्लेस किया है ना वो A के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, तो X कैन बी निगलेक्टेड। समझ आ गया? ये अजम्पशन लगेगा इसके अंदर, समझे? क्योंकि वो क्वेश्चन में देता है, यहाँ पर गिवन नहीं है, वो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये आपको अजम्पशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या अजम्पशन लेंगे? हमारा अजम्पशन होगा X इज वेरी 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 लेस देन A, दिस इम्प्लाइज X कैन बी निगलेक्टेड। X को निगलेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि आपको उसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या कर दो, उसको बस थोड़ा सा ऐसे हिट कर दो, थोड़ा सा हिट करोगे तो क्या करेगा? वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ आता है। तो X कैन बी निगलेक्ट, तो अगर निगलेक्ट करेंगे तो बताओ क्या होगा? देयरफॉर F नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? यहाँ पर हो जाएगा आपका, बोलो क्या होने वाला है? K Q और उसके बाद ये क्या है? माइनस 4AX डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A रेज़ टू 4। तो एक A यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बताओ? फिर बचेगा माइनस K और 4 और ये X बचेगा। समझे? ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? A³ बचेगा। समझा? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो F नेट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 4KQ डिवाइडेड बाई A³ इंटू X। ये चीज़ क्या है? KX। F इक्वल्स टू माइनस KX, तो ये K बन गया। K क्या होता है?
एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो भी के मिला है उसको एम से डिवाइड करो, उसे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट लो तो ओमेगा मिलेगा, वो ओमेगा को टी इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा में सब्स्टिट्यूट करना है, समझे? ऐसे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते नीट में, ठीक है? चलो कॉपी कर लो, फाइनल आंसर बताओ। तो इस तरीके से बस क्या कर दिया, ये के की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1/4πε0, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास के आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को अब निकालना है, ये के की जगह क्या लिख सकते हैं, के की जगह लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर, ये ऑसिलेशन में पढ़ते हैं हम लोग, तो एम नीचे चले जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, m/ε0 a³, ठीक है ना। तो मुझे बताओ आपका ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा √ऑफ क्यू डिवाइड बाय क्या होगा, m/ε0 a³। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा, यानी 2π डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्यू डिवाइड बाय क्या होगा, m/ε0 a³, यानी 2π √ऑफ m/ε0 a³ डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये आपका आंसर है, ठीक, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो हो गया ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आइए इसको देख लेते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है a point charge of 0.009 microcoulomb is placed at the origin, in calculate the intensity of electric field, मतलब E बार निकालना है, ठीक है ना, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट दिस लोकेशन, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, कौन सा है, 5th क्वेश्चन ना। चलो, एक पॉइंट चार्ज अपने पास है और उसका वैल्यू है 0.009 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। उसको कहाँ रखा गया है, उसको ओरिजिन पे रखा गया है, कहाँ रखा गया है उसको, ओरिजिन पे, तो यहाँ पर रखा हुआ है Q। इसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है इसके वजह से एक ऐसे पॉइंट पे जो है ये यहाँ पर कहीं पे √2, √7, 0, यहाँ पर वो पॉइंट है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। तो सबसे पहली बात तो वो पॉइंट क्या है, √2, √7, 0। इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, √2i कैप प्लस √7j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज KQ/R², R कैप, ये फॉर्मूला है ना, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, बताया था मैंने। तो ये R कैप को कैसे लिख सकते हो, KQ डिवाइड बाय R², होगा R⁻/R, यानी बेसिकली हो जाएगा KQ डिवाइड बाय R³ R⁻, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो देयरफॉर ई बार क्या होगा, ई बार होगा 9 × 10⁹ के का वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 0.009 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R³ मतलब पहले तो R बार लिखो, यहाँ पर R बार क्या है, वो है √2i कैप प्लस क्या है √7j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा R बार का, बताओ, √2 + 7 3, ठीक, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर 3 का क्यूब, समझे, ठीक है ना। उसमें से 2 नहीं, क्या होगा बताओ, 3 × 3, एक कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी कैंसिल होगा ना, कितना होगा 10⁻³ मतलब ये कितना होगा -9, 3 × 1 = 3, 3 = +9 -9 भी खत्म, तो क्या बचेगा 3 √2i कैप प्लस 3 √7j कैप, ये आंसर है इसका, ठीक है। चलो न्यूटन पर कूलम कॉपी कर लो। 6th क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया, बस वो जो पॉइंट था √2i कैप प्लस √7j कैप, वहाँ पर x, y, तो बस वही है, बिल्कुल वही, तो सेम सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके,
अब जो है नेक्स्ट पार्ट में कहता है अ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पता है बच्चों क्या होता है, उसमें है ना ऐसे ये प्लेट है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेट्स है, मतलब क्या मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी सेल यानी बैटरी लगी होगी। अब इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो ऑयल ड्रॉप होती है ना उसको हवा में सस्पेंड कर देते हैं, उसको हवा में क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। अब कैसे लटकाते हैं, बिना रस्सी के। कैसे, समझाता हूँ मैं कैसे करते हैं, समझो। कोई यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज क्या है, क्यू। चार्ज क्या है, क्यू। तो इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, इस पर नीचे लगेगा mg। नीचे क्या लगेगा, mg। मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ कि वो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। कौन से डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में, पॉजिटिव है ना ये, तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अगर हम इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट कर दें कि ऊपर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है और नीचे का mg बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो हवा में सस्पेंड हो जाएगा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो बिना किसी रस्सी के क्या हो जाएगा, चार्ज जो ऑयल ड्रॉप वो लटकना शुरू हो जाएगा हवा में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये केस है शुरुआत वाला केस। ठीक, तो शुरुआत में क्या होगा, ये सस्पेंडेड है ना, फ्रीली सस्पेंडेड है। तो शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। इसको बंद दे दो फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी उतना ही मैग्नीट्यूड रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं। अब डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो सेकेंड केस में क्या होने वाला है, सेकेंड केस में ये होने वाला है कि डायरेक्शन उल्टा होने वाला है। डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर ये डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बताओ क्या होगा, ये Q है, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो नीचे ही लगेगा अभी, क्योंकि तो वो अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल पे। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो एफ नेट था वो 0 था, नेट फोर्स उस पर 0 था। नेट फोर्स नीचे क्या था, अच्छा ऊपर क्या था, Fe, नीचे क्या था, mg इज इक्वल टू 0। उन दोनों को मिला करके मैंने कहा था Fe इज इक्वल टू mg। अब समझा, ऐसा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इस पे हो जाएगा Fe प्लस mg, ये हो जाएगा नेट फोर्स, ये हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर Fe कितना है, Fe तो mg के बराबर है। ऊपर से कंडीशन ले सकता हूं ना मैं, क्यों, Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही लगेगा ना अब भी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चेंज किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, बस मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले अगर फोर्स लग रहा था ऊपर 2 न्यूटन, तो अब भी 2 न्यूटन लगेगा, लेकिन वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। समझ आया, ये मतलब है। तो इस वजह से ऊपर की कंडीशन यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो जाएगा mg प्लस mg, तो ये क्या हो जाएगा 2mg। अपने को निकालना एक्सेलरेशन, तो m इंटू क्या लिखूंगा मैं, a नेट है ना, f नेट कर क्या लिखूंगा, m इंटू a नेट। तो नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा, 2g। तो 2g के एक्सेलरेशन से भागेगा। समझा, ऐसे सॉल्व करना है इसको। चलो कॉपी कर लो। चलिए अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड 3/5 E नॉट I कैप प्लस 4/5 E नॉट J कैप, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और E नॉट का वैल्यू दिया हुआ, E नॉट का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻3। तो वैल्यू को पुट कर दो, 2 × 10⁻3 I कैप प्लस 4/5 × 2 × 10⁻3 J कैप, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो कितना होगा, 6/5 × 10⁻3 I कैप प्लस 8/5 × 10⁻3 J कैप। ये अपने पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड। इस फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालना है थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस, एक रेक्टेंगुलर सरफेस से जिसका एरिया जो है, एरिया है 0.2 पैरेलल टू दी वाइजेड प्लेन।
एरिया 0.2 है और पैरेलल टू क्या है वो वाईजेड प्लेन है। एरिया कैसे रखा हुआ है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर डायग्राम बनाएंगे, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, ठीक। तो पैरेलल टू वाईजेड प्लेन ये होगा। एरिया कैसे रखा हुआ है वाईजेड प्लेन ये हुआ ना, वाई जेड का प्लेन वाईजेड प्लेन। एरिया कैसे रखा हुआ है वाईजेड प्लेन को पैरेलल, तो ऐसे रखा हुआ है। अब मुझे एरिया का वेक्टर लिखना है, एरिया का डायरेक्शन लिखना है। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये कौन सा डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन है। तो एरिया का डायरेक्शन आएगा आई कैप, भेजे में गया, क्लियर हो गया। वाई जेड देख करके कंफ्यूज मत होना, वाई जेड प्लेन को पैरेलल है तो डायरेक्शन क्या करेंगे उससे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसा होगा, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था कल, ओपन सरफेस है तो आपकी जो मर्जी आप वो ले लो, आई कैप भी ले सकते हो माइनस आई कैप भी ले सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है ना। लेकिन हम काहे के लिए नेगेटिव में जानेंगे अननेसेसरी। तो अब निकालना क्या है, निकालना फ्लक्स है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई बार डॉट ए बार। देख के समझ आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उतना ही है उतना ही है। कोई यहाँ पर टी का टर्म आ रहा है क्या, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ई बार क्या है, ई बार है अपने पास 6/5 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 8/5 इंटू 10⁻³ जे कैप डॉट ए बार क्या है वो है 0.2 आई कैप। क्या मैं इसको +0 जे कैप लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था मैंने, क्या करना है, आई वाला आई से, जे वाला जे से, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। आई वाला आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 6/5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या होगा 0.2, और जे वाला जे से मतलब सीधा 0 आएगा। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, समझे, ठीक है ना। उसके बाद बताओ क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻², 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझेगा क्या मैंने, ठीक है ना। बोलो 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा 10⁻1, 12 2 ज़ा 24, 240, कितना आएगा 240, ठीक है। चलो भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस, बाकी अगले सेशन में कराऊंगा।